चीजें किसी कोने में नहीं हुई, ये सब इन सब चीजों से आप लोग भी वाकिफ हैं। तो पूरे जेरूशलेम को चैलेंज कर रहे हैं। उनके टाइम का कंपैरिजन अगर किया जाए तो न्यू टेस्टामेंट का टाइम बहुत ही कम है, लेकिन अब तक हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो 5800 हाफ ऑफ द न्यू टेस्टामेंट हमारे पास सेकंड सेंचुरी में दी है। इतनी कोटेशन दी है कि अगर आप उनको कंपाइल करें, जमा करें, इकट्ठा करें, तो आपका 3 बार न्यू टेस्टामेंट निकला। मसीह के अजीम और जलाली फतमत यीशु नाम में आप सबको सलाम। हमारे ग्रुप ने हफ्तावार मसीही टॉपिक्स का आगाज किया है, जिसमें आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी ऑफ द फोर कैनोनिकल गॉस्पेल, जिसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे प्यारे भाई अजीम हनीफ आएंगे। आपकी जोरदार तालियों में। हमारे विजुअल खुदा और मुझे यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी ऑफ द फोर कैनोनिकल गॉस्पेल। फोर कैनोनिकल गॉस्पेल मैंने इसलिए लिखा है ताकि स्पेसिफिक बात हो, क्योंकि गॉस्पेल्स बहुत सारी गॉस्पेल्स मौजूदा दौर में डिस्कवर की गई हैं। गॉस्पेल ऑफ पीटर है, गॉस्पेल ऑफ थॉमस है और बहुत सारी, लेकिन यहाँ पर हम फोर कैनोनिकल गॉस्पेल्स की बात करें, वो गॉस्पेल्स जो फैसले मुसलमान की में शामिल है, जो उनका हिस्सा है। कहने का मतलब जो कि बाइबल का हिस्सा है, नए नामे का हिस्सा है, जैसे कि मैथ्यू, मार्क और लूक और जॉन। सिर्फ इनके ऊपर हम बात करेंगे और इनकी रिलायबिलिटी की बात करेंगे कि ये कितनी काबिल भरोसा है, कितनी काबिल एतबार है, क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है, क्या इन पर रिलाई किया जा सकता है। तो हमारा आज का टॉपिक यही है। जब हम तारीख की किसी भी किताब की रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो आमतौर पर उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो दो तीन वजह की वजह से होते हैं। पहली वजह तो ये होती है कि या तो वो टोटली अनयूजुअल हो, कि आम रोजमर्रा के इंसानों के ख्यालात से मैच ना करते हैं टोटली, और वो डिमांडिंग बहुत ज्यादा हो, इसलिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि लोग जो है ज्यादातर डिमांडिंग चीजें पसंद नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह या खुदा टोटली एक कमिटमेंट आपसे डिमांड करता है। बाइबल जो है वो आपसे टोटली कमिटमेंट, वो हाँ और ना के बीच की बात नहीं करती। हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा मुझे भी टाइम दे दीजिए, ऐसा नहीं है। या तो मैं ही मैं सब कुछ या फिर कोई कुछ। तो जब एक किताब के लिखे जाने में उसके ओरिजिनल में और उसकी कॉपी में बहुत ज्यादा फासला आ जाता है तारीखी तौर पर, तो इसका मतलब है लोग इसके बारे में फिर बात करते हैं कि भाई बहुत सारी बातें करी जा सकती हैं। तो इसी तरह से वो यही चीज अप्लाई करते हैं गॉस्पेल्स के ऊपर कि भाई इसी तरह से अगर बाइबल जो है बहुत लेट सेंचुरीज बाद लिखी गई, लिहाजा इसलिए ये रिलायबल नहीं है। इसके दरमियान का जो पीरियड है इसके लिखे जाने का, उसमें तो बहुत सारी बातें वो पैदा की जा सकती थी या खड़ी जा सकती थी। लिहाजा जो शागिर्द थे या शागिर्दों के भी शागिर्द थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें कर दी। तो बाद में सेंचुरीज बाद ये जब गॉस्पेल लिखी गई, ये जब गॉस्पेल्स लिखी गई, तो फिर बहुत सारी बातें जो है वो घड़ी गई या इन्वेंट की गई, जो कि गॉस्पेल्स में जो गॉस्पेल्स का हिस्सा बन गई। हम बात करेंगे आज कि क्या वाकई ऐसा है, क्या गॉस्पेल वाकई रिलायबल है हिस्टोरिकली, और जिस तरह से मसीह की जात को ये पोर्ट्रे करती है, और क्या ये वाकई में उस जमाने में इतनी रिलायबल थी कि लोग इसके ऊपर एतबार करते थे। खैर ये सारी बात। तो कुछ टेस्ट होते हैं, जब स्कॉलर्स ने इस पर रिसर्च की इन गॉस्पेल्स के ऊपर, तो उन्होंने फिर कुछ टेस्ट जो दूसरी हिस्टोरिकल किताबों के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, वो सेम टेस्ट उन्होंने इसके ऊपर अप्लाई किए। तो हम भी आज और उनकी रोशनी में देखेंगे क्या ये भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स की तरह जो एंशिएंट हिस्ट्री में उनसे ज्यादा मोतबर है, उनसे ज्यादा रिलायबल है, या उन्हीं के बराबर रिलायबल है, या उनसे बहुत कम रिलायबल है। तो ये तो बहुत सारी तारीख में बात किताबें जो है बहुत सारे अफसाने उनमें घड़े गए, तो इसमें भी ऐसे ही है, जैसे कि मसीह के मिरेकल्स, मसीह का मरना और जी उठना। सही है, क्योंकि आमतौर पर यूरोप की साइड पे क्योंकि वो लोग साइंस और फिलोसफी को मानते हैं, तो नेचुरल प्रोसेसेस को मानते हैं, तो सुपर नेचुरल प्रोसेस को नहीं मानते। तो मिरेकल्स का यकीन नहीं करते। जब गॉस्पेल्स में देखते हैं कि बहुत सारी मिरेकल्स हैं, तो इसी वजह से गॉस्पेल्स का इनकार कर देते हैं कि नहीं, ये रिलायबल मसीह के जी उठने का कि एक बंदा मर गया और
कैसे झूठ सकता भाई, इरिलायबल, खुदा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, साइंस और फिलॉसफी के, लेकिन ये सारी बातें गॉस्पेल्स खोल के नकल करती हैं। तो हम वही टेस्ट जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आमतौर पर अप्लाई किए जाते हैं उनको टेस्ट करने के लिए कि वो आया रिलायबल है कि नहीं, वही टेस्ट हम इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे, देखेंगे। तो आमतौर पर 3 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट जो हिस्टोरियंस अप्लाई करते हैं, सही, किसी भी तारीखी किताब की रिलायबिलिटी चेक करने के, वो है, उसे कहा जाता है बायोग्राफिकल टेस्ट। दूसरा इंटरनल टेस्ट, और तीसरा एक्सटर्नल टेस्ट। ये 3 टेस्ट हैं जो किसी भी तारीखी किताब के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं और आमतौर पर जो हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स हैं वो करते हैं, और ये टेस्ट हम इनके ऊपर भी अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि आया ये इनकी रोशनी में रिलायबल है कि नहीं। बायोग्राफिकल टेस्ट ये कहता है कि ये जो किताब लिखी गई है, क्या यीशु मसीह के मुतालिक ये जो गॉस्पेल्स लिखी गई हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जैसे कि अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, अकॉर्डिंग टू मार्क, अकॉर्डिंग टू लूक, कि जैसे कि जाना जाता है, ये समझा जाता है कि ये मैथ्यू, मार्क और लूक थे जो उनके शागिर्द थे और जॉन को उन्होंने लिखी, तो इसकी क्या शवाहिद है। दूसरी बात ये है कि क्या वो वाकई में बायोग्राफीज हैं और किस तरह की बायोग्राफीज हैं। पहले हम ये देखते हैं स्कॉलर्स, जब हम स्कॉलर्स कहते हैं कि आमतौर पर जब देखा जाए तो बायोग्राफीज मॉडर्न दौर के लिहाज से उस तरह से नहीं लिखी गई जिस तरह से ये जो 4 अनाजील हैं वो लिखी गई। मॉडर्न बायोग्राफीज इस तरह से नहीं लिखी जाती, लेकिन मॉडर्न बायोग्राफीज में मेन फोकस जो होता है पहला उसकी फैमिली के ऊपर होता है, सही, जो भी बायोग्राफी का सेंटर होता है या जो की पर्सन होता है जिसके मुताबिक बायोग्राफी लिखी जाती है, तो जो ऑथर होता है वो सबसे पहले तो उसकी अर्ली लाइफ के ऊपर फोकस करता है, उसका पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा तो क्या हुआ, सही है, जवानी में क्या करता रहा, एजुकेशन कहाँ से हासिल की, ठीक है, और उसका एटीट्यूड कैसा था, ये सब चीजें। उसके बाद वो उसकी जवानी पर आते हैं, फिर उसके बुढ़ापे पर, फिर उसकी डेथ के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन जब हम 4 अनाजील की बात करते हैं तो उनमें ऐसा कुछ भी नहीं हमें मिलता। हमें 2 गॉस्पेल्स में बस, गॉस्पेल ऑफ लूक और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में थोड़ा सा स्केच मिलता है या थोड़ी सी झलक मिलती है यीशु मसीह की अर्ली या पैदाइश की पीरियड पर या बर्थ नैरेटिव के ऊपर सिर्फ, और सिर्फ 12 साल की एज की एक झलक मिलती है कि वो क्या कर रहे थे। तो वो हैकल में किसी के साथ बातचीत कर रहे थे, सही, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे, इतना सब, और बस उनके पैदाइश के बारे में बताया जाता है। वो भी 2 अनाजील बात करनी है बस, और दूसरी नहीं करती। वहां से उठाकर बाकी जितनी गॉस्पेल हैं सारे के सारे उनकी 30 साल की एज से शुरू कर देते हैं, आगे तक लिखना उनकी डेथ तक लेके जाते हैं। उनमें सब में यीशु मसीह की टीचिंग आ जाती है, उनके मिरेकल्स आ जाते हैं, उनकी हीलिंग पावर के बारे में आ जाता है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को हील किया। और सबसे सेंटर पॉइंट, उनका सेंटर पॉइंट हमेशा यही रहता है कि यीशु मसीह का मकसद जो था वो आना और कायनात के लिए या लोगों के लिए जान देना और मुर्दों में से जी उठना, मरना, उनके लिए जान देना, फिर मुर्दों में से जी उठना, ये उनका मकसद था। मेन फोकस 4 अनाजील का यही है, मसीह की डेथ और रेजरेक्शन, या फिर थोड़ा सा उनका फोकस है तो टीचिंग के ऊपर। सारी अनाजील जो है उनकी डेथ और रेजरेक्शन के बारे में बात करती है, टीचिंग के बारे में सिलेक्टेड बातें करती है जैसे जैसे मिलता है हमको। तो हमें आमतौर पर ये बायोग्राफी इस तरह से लिखी जाती है।
बायोग्राफी के लिए टेक्निकल टर्म एक स्कॉलर्स यूज करते हैं, उसे कहते हैं जॉनर। ये वर्ड जॉनर का मतलब होता है कि साथ या उसकी नेचर कैसी है गॉस्पेल्स की। तो देखते हैं कि वो कहते हैं कि मॉडर्न दौर के साथ तो नहीं मिलती, तो एंशिएंट गॉस्पेल्स या एंशिएंट लिटरेचर के साथ क्या ये बायोग्राफीज मिलती हैं, क्या बायोग्राफिकली ये मैच होती है उनसे। तो एक बंदा है रिचर्ड ए बुरिज, उसने पूरी किताब लिखी है इसके ऊपर, सही है, व्हाट आर द गॉस्पेल्स, सही है, ग्रीको रोमन वर्ल्ड के साथ उसने कंपैरिजन किया, उसने कहा कि वाकई वहाँ की जो ज़माने की लिटरेचर थी फर्स्ट सेंचुरी की और सेकंड सेंचुरी की, वहाँ की जो लिटरेचर लिखी जाती थी जब भी किसी पर्सन के मुताल्लिक एज अ बायोग्राफी, उनके साथ ये मैच करती, क्योंकि उनका भी फोकस मेन तौर पर उनकी टीचिंग के ऊपर होता था, ना कि उनकी बर्थ के ऊपर, सही है, ना उनके दूसरी चीज़ों पर, सही, उनकी जवानी के ऊपर, बल्कि ज़्यादा टीचिंग के ऊपर और डेथ के ऊपर। उन्होंने कहा भाई ग्रीको रोमन के लिटरेचर के साथ ये आमतौर पर मैच करता है, तो इसका जो जॉनर है। और सबसे अच्छी बात मुझे डॉनल्ड गुथरी की लगी। डॉनल्ड गुथरी न्यू टेस्टामेंट का बहुत बड़ा स्कॉलर है। उसने कहा कि जो गॉस्पेल्स हैं दे आर यूनिक इन जॉनर। क्यों? क्योंकि उनका जो सेंटर पर्सन है, सही, जिसके ऊपर पूरी की पूरी गॉस्पेल सेंटर करती है, जो उनका फोकस है वो यूनिक पर्सन है, लिहाजा उसके लिहाज से ये जो गॉस्पेल्स हैं इनका जॉनर भी यूनिक है। तो ये आम दूसरी लिटरेचर की तरह नहीं है। अब बात करते हैं क्या ये रिलायबल है, सही। बायोग्राफिकल टेस्ट में ये भी देखते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर इसका दूसरी लिटरेचर के साथ कंपैरिजन किया जाए, एंशिएंट लिटरेचर के साथ, तो क्या ये बायोग्राफिकल कंपैरिजन में या प्रिजर्वेशन में या कितनी ये महफूज रही एज कम्पेयर टू अदर लिटरेचर्स जो कि हमें तारीख से मिलती हैं, उनके मुकाबले में क्या ये रिलायबल है कि नहीं। हमें पता चलता है कि एरिस्टोटल जो है उसने अपनी पोएट्री एरिस्टोटल दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर माना जाता है। इसके बाद बहुत सारे यूनान का सबसे बड़ा ग्रीक का फिलोसोफर माना जाता है, और ये कुछ 343 में लिख रहा था बैठ के अपनी लिटरेचर से। इसने बॉटिक्स लिखी, मेटाफिजिक्स लिखी, बहुत सारी किताबें, और ये करीब 4th सेंचुरी में लिख रहा था, 4th सेंचुरी BC में लिख रहा था। अब जब इसकी कॉपीज हमें मिलती हैं, अब जहाँ पर भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और फिलोसफी में आप मास्टर्स करेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एरिस्टोटल को सबसे पहले मतलब सबसे ऊपर लिस्ट में रखा जाता है और सबसे बड़ा फिलोसोफर माना जाता है। इसको पढ़े बगैर, इसकी फिलोसफी को पढ़े बगैर फिलोसफी में मास्टर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसके डॉक्यूमेंट्स उठा के देखें, उनको हिस्टोरिकली कंपेयर करें दूसरे डॉक्यूमेंट से जो तारीख में, आपको पता चलेगा इसकी हमें सिर्फ चंद ही कॉपीज मिलती हैं तारीख से। हालांकि इसने बहुत कुछ लिखा, सिर्फ हमें इसकी 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं पॉलिटिक्स की, हालांकि इसने लिखा बहुत कुछ, और वो भी कब की मिलती हैं, 1100 AD, यीशु मसीह से कुछ 1100 साल बाद या 1150 साल बाद। तो गैप कितना आ गया इसकी फर्स्ट कॉपी का, मतलब इसके बीच के पीरियड में ये लगा लें 343 BC, सही है, और ये है 1100 AD। तो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसके दौरान हमें इसकी कोई कॉपी नहीं मिलती। इसकी फर्स्ट कॉपी हमें यहीं पे आके मिलती है, सही है। तो कितने ये गैप कितना बड़ा है, आप देखिए कि कुछ 1300 साल का गैप, 1300 साल का गैप, 1300 years। तो भी लोग इसको रिलायबल मानते हैं, ठीक है। अभी भी इसकी राइटिंग जो पढ़ी जाती है रिलायबल मानी, कोई नहीं कहता कि भाई इसके बीच में ये जो इसकी राइटिंग्स है वो गढ़ी गई हैं, अफसाने गढ़े गए हैं, ये इसने लिखा ही नहीं होगा, ये तो किसी और ने लिखा होगा, कोई ऐसा बंदा नहीं कहता। कहते सब यही मानते हैं कि भाई एरिस्टोटल ने लिखा, हालांकि हमें इसकी फर्स्ट कॉपी 1300 साल बाद मिली इसकी राइटिंग, ठीक है। उसके बाद भाई हेरोडोटस
का बंदा था। फोर्थ सेंचुरी बीसी का बंदा था। इसकी भी जो अर्लीस्ट राइटिंग है 9th सेंचुरी एडी में मिलती है। 9th सेंचुरी एडी मतलब कि 4th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी बीसी से लेकर, और इसकी जो अर्लीस्ट कॉपी हमें मिलती है वो 9th सेंचुरी एडी में मिलती है। तो आप देखें कि गैप कितना है, कितना गैप हो गया, वही 1300 साल का। सही, तो बीच का जो फासला है वो 1300 साल का है। हेरोडोटस एक हिस्टोरियन था बहुत बड़ा, और उसने इजिप्ट की हिस्ट्री लिखी और भी बहुत कुछ लिखा, मतलब तारीख के बारे में बहुत कुछ लिखा उसके बाद। 4th सेंचुरी बीसी का बंदा है, यानी कि इसके करीब का, एरिस्टोटल के करीब का। ठीक है, लेकिन इसकी अर्लीस्ट कॉपी हमें 9th सेंचुरी में मिलती है, और लोग इसको रिलायबल मानते हैं। जितने क्लासिकल हिस्टोरियन हैं जो हिस्ट्री में मास्टर्स करने के लिए जाते हैं, ये पीएचडी लोग करने जाते हैं, वो सब उन सब के लिए ये सबसे रिलायबल सोर्स है हेरोडोटस। उसके बाद थ्यूसिडाइड एक और बंदा था, उसका नाम है थ्यूसिडाइड। इसने ग्रीक की हिस्ट्री लिखी। ये बंदा था कोई 460 का। अब आप सोचें कि इसकी जो अर्लीस्ट कॉपी है हमें वो कब मिलती है, वो भी 9th सेंचुरी एडी में मिलती है। 9th सेंचुरी एडी में इसकी जो अर्लीस्ट कॉपी है हमारी वो 9th सेंचुरी में मिलती है। 9th सेंचुरी एडी में मतलब ये इसकी कॉपीज में भी इसने जो तारीख लिखी सही यूनान की, उनकी जो राइटिंग्स की कॉपी है वो हमें कोई 1300 साल बाद जाके मिलती है, तभी हम इसका यकीन करते हैं। और एफ.एफ. ब्रूस कहता है कि कोई भी बंदा हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड्स की राइटिंग के ऊपर, कोई भी क्लासिकल हिस्टोरियन शक नहीं करता कि ये किसी ने खड़ के डाला होगा इसकी राइटिंग। एफ.एफ. ब्रूस को देख, बहुत बड़ा हिस्टोरियन है और न्यू टेस्टामेंट का स्कॉलर है।